ऐसे 2025 के जो टॉपिक्स आए हैं आज के पेपर में, मेरे कुछ कॉलीग्स के साथ बात हो रही थी तो किसी ने कहा कि बहुत ओपन एंडेड टॉपिक्स हैं। मैं ये टिप्पणी करूंगा कि ये जो टॉपिक्स हैं, वेल आई वोंट से दैट दे कंप्लीटली ओपन एंडेड। मीनिंग इन टॉपिक्स का बहुत प्रिडिक्टेबल है, फेयरली इजी है। हाँ, ये है कि आपको चैलेंज ये आएगा कि आप कैसे इन टॉपिक्स को डीक्लटर करेंगे एंड देन कैसे आप कंटेंट जनरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स एंड एनेक्डोट्स जो कि इस इन डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स की थीम के साथ रेजोनेट करे। सो वेलकम टू द वीडियो। माय नेम इज कुबेर एंड आई एम योर एजुकेटर फॉर एसे राइटिंग। स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मैं एसे, आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूं और आज का वीडियो मैं यूपीएससी एसे पेपर 2025 का क्विक एनालिसिस करना चाहता हूं। ऑफ कोर्स हर एक टॉपिक का जो मॉडल एसे है वो मैं लेके आता रहूंगा। हमारे वीकली इनिशिएटिव्स होते हैं एसे राइटिंग के, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वहां पे मैं लेके आता रहूंगा। लेकिन आए पहले नजर मारते हैं, होलिस्टिकली एनालाइज करते हैं एसे के पेपर को। देखो, सेक्शन ए में 4 टॉपिक्स आए थे। ट्रूथ नोज नो कलम, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। देखो, इसका मीनिंग इंटरप्रेट करना इतना मुश्किल नहीं लग रहा, सिंपल इंग्लिश है। टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, टॉपिक ज्यादा फिलोसॉफिकल भी नहीं है। मैं कहूंगा कि फिलोसॉफिकली एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ी विजडम वाली बातें हैं, राइट, विजडम सेंट्रिक टॉपिक्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका मतलब आपको ना पता हो, इसका मीनिंग इजी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टॉपिक, वो इजी है। वंस यू नो द मीनिंग ऑफ द टॉपिक, देन द चैलेंज इज, वहां पे बात खत्म नहीं हो जाती है। टॉपिक का मीनिंग निकालने से आपका वहां पे ऐसे खत्म नहीं हो जाता है। देन द चैलेंज इज उस मीनिंग को कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे एंड मल्टीपल डायमेंशंस एंड एग्जांपल्स एंड एनेक्डोट्स में उसको रिलेट करेंगे। चलो, ये सन त्जू का कोट है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर वाला। थॉट फाइंड्स द वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। थोड़ा सा ट्रिकी कोट लगा, थोड़ा सा ट्रिकी कोट है ये। मतलब इजी है लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा आपको लगेगा ट्रिकी, ठीक है। बेस्ट लेसन्स आर लर्नड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। देखो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट कोट तो नहीं है, ये तो एक एज ओल्ड विजडम है। आपके घर में आपके जो बुजुर्ग हैं, सीनियर जो सिटीजन्स हैं आपके घर में या आस पड़ोस में जो आपके आपसे जो एल्डरली लोग हैं, वो आपको यही बोलेंगे कि गलतियां करके हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मतलब इन द सेंस कि ये टॉपिक का मतलब निकालना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब देखो, जो टॉपिक आया वो आपके सामने रख रहा हूं, कोई मैंने अपनी तरफ से टॉपिक नहीं बनाया। ये टॉपिक यूपीएससी ने पूछे, आपके सामने वो टॉपिक रख रहा हूं। एक बार ये टॉपिक पढ़ोगे, मेरे साथ अब ये वीडियो देख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत मुश्किल लगेगा ये टॉपिक। सेक्शन बी में मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। ठीक है जी, पानी में मिट्टी है। अब पानी में मिट्टी है, उसको जितना मिलाओगे तो मिट्टी और उसमें मिलेगी, ठीक है। अब होता है ना कि पानी ऊपर है, नीचे मिट्टी होती है, तो आपको पहले मिलाना पड़ता है, वो मिट्टी ऊपर को आती है, ठीक है। फिर मिट्टी ऊपर को आती है, जो नीचे मिट्टी होती है वो ऊपर को आके सेटल हो जाती है। बट मडी वाटर, हम यहाँ पे पानी घुमाएंगे नहीं, यहाँ पे मडी वाटर की बात करें। मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। क्या कर सकते हो मडी वाटर को, तो आप क्लियर कैसे करोगे? आप नहीं कर सकते ना क्लियर। हाँ, ग्लास में आपके पानी मडी है, उसको आप पानी फेंक दोगे, राइट, बट उसको कैसे क्लियर करोगे, राइट। अब समझेंगे इसको, टॉपिक को समझेंगे, इसके हम मीनिंग को भी समझेंगे, इसमें क्या क्या एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं वो भी समझेंगे। द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। देखो, यूपीएससी की जर्नी शुरू करते हो, यूपीएससी की तैयारी आपकी 2 दिन या 3 दिन में तो नहीं हो जाती ना, साल लग जाते हैं। अब अगर किसी का ऑल इंडिया रैंक 1 आता है, किसी का ऑल इंडिया रैंक 50 आता है, उसके पीछे कितनी तैयारी लगी है? क्या वो दिनों की तैयारी है, क्या वो सालों की तैयारी है? आज आपके सामने मैं बैठा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पढ़ाने का तजुर्बा 8 सालों का है। लेकिन क्या मैं 2 या 3 दिनों में अच्छा टीचर बन गया था? परहैप्स मेरे को लगता है कि अभी भी बहुत कुछ है करने के लिए, मेरे को 8 साल हो गए हैं। सो द थिंग इज दैट तजुर्बा जो है ना, वो दिनों में नहीं आता, वो सालों में आता है। बात को समझो। इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। ये थोड़ा रेपिटेटिव कोट लगता है। ये कोट ऐसा है कि इसको ना कितनी बारी आपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ बात करते करते इस कोट को एग्जॉस्ट कर दिया है। 2024 में एक टॉपिक आया था ऐसे का, दैट हैप्पीनेस इज द पाथ। हैप्पीनेस इज द पाथ। एक वो ऐसे मतलब इससे मिलता जुलता एक टॉपिक था, हैप्पीनेस था वहां पे, जैसे कि हैप्पीनेस इज अ जर्नी, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, कुछ ऐसा टॉपिक था। यानी कि रेपिटेटिव टॉपिक है। यहाँ पे लाइफ है, लास्ट ईयर हैप्पीनेस था। टॉपिक नंबर 8, कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। अगेन अ वेरी वेरी philosophical topic, yet very easy to relate. Your satisfaction is much more important. Luxury, you have an iPhone, you have a Mercedes, you have a penthouse, that is endless. Your luxuries, your needs, your wants, they can be endless.
but luxury is very temporary, and that is very artificial poverty. What is more, so if you have to ask me that who is more wealthy, is that person more wealthy who has, you know, a big car outside his house, or maybe, you know, having a big penthouse worth millions of dollars, or somebody, you know, who's having just a 1 BHK? He is very happy, he or she is very happy wherever he or she is living. He has no car, he has no iPhone, he has no iPad or things like that. He has nothing electronics with him, he has nothing materialistic with him, yet with whatever he has, he might be having some Nokia ka mobile phone, but he's very satisfied with that. So who's more wealthier, who's more richer? The one who's more content. Simple as that. Simple. Very, very simple. So the meanings, my friends, the meanings of all these topics are not very tough. Now what is tough is to write the essay. On that I agree with you. Now what is my verdict? And I'll just take a minute to say my verdict. The section A, if you look at the topics given in section A, they are revolving around the topics like truth, war, thought, experience. Okay. So truth, war, thought, experience. ठीक है, ये 4 एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं इन टॉपिक्स के. और अगर हम सेक्शन बी में देखें, सेक्शन बी में क्या एट्रीब्यूट्स हैं? muddy water, years, then journey, contentment. ये एट्रीब्यूट्स हैं. मतलब हमने कीवर्ड्स उठा लिए, हमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उठा लिए. देखो, जब आप ऐसे लिखने बैठते हो, अगर तो आप अगले साल ऐसे लिखेंगे, अभी आपने ऐसे का पेपर नहीं दिया, तो एक बात समझो कि जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त आपको ना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को निकालना है टॉपिक में से. जो भी टॉपिक आप चूज करो. अब देखो, मैं शायद ये वाला टॉपिक चूज करूं, हो सकता है कि आप मडी वाटर वाला टॉपिक चूज करो, वो आपकी अपनी मर्जी है. बिकॉज जब आपके सामने टॉपिक आता है ना, आपके पास ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक बैंक होना चाहिए. वो बैंक कौन सा होता है? एनेक्डोट का बैंक होता है, एग्जाम्पल्स का बैंक होता है. और आपने वो वर्ड पकड़ लिया, यार कंटेंटमेंट इज माय वर्ड, मडी वाटर इज माय वर्ड, एक्सपीरियंस इज माय वर्ड, ट्रूथ इज माय वर्ड. वो एक वर्ड आपको स्ट्राइक करे और उस वर्ड के साथ आपके पास अनेक सारे एनेक्डोट्स और एग्जाम्पल्स आ जाए. ये चीजें हम अपने पेड बैचेस में तो बहुत खूबी से सिखाते हैं. ऐसे का जो पेड बैच है, वहां पे बहुत सारे हम चीजों को समझाते हैं, एनेक्डोट बैंक देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, बहुत कुछ चीजें होती हैं वहां पे, हम डिटेल में समझाते हैं. बट एनीवेज वेज, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आपके पास एनेक्डोट बैंक रेडीमेड होना चाहिए. रेडीमेड होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस एट्रीब्यूट्स एंड द वैल्यूज कंसर्न. जस्टिस, मोरालिटी, करेज, ये वर्ड्स हैं. यानी कि आपने एक लाइन के कोटेशन को आपने वर्ड्स में कंप्रेस कर दिया, एंड देन उन वर्ड्स को, मतलब उन वर्ड्स के आधार पे आपने एग्जांपल्स जनरेट करे. ठीक है. तो ओवरऑल 2025 का जो एसे का पेपर है, दैट वाज लीनिंग मोर टुवर्ड्स फिलोसॉफिकल एथिकल विजडम एज कंपेयर टू 2024. और पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट पेपर जो है वो 2025 का एसे का पेपर है. डिफिकल्ट नहीं है बेटा, डिफिकल्ट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट जरूर है, कोटेशन बेस्ड टॉपिक्स है, ज्यादा फिलोसफी नहीं है यहां पे. हाँ, ये कह सकते हो कि ये कंटेनमेंट वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है, बाकी एब्स्ट्रैक्ट है. अब अगर आप बोलोगे कि बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, ये बहुत फिलोसॉफिकल टॉपिक था, बड़ा मुश्किल टॉपिक था, मुझे तो नहीं लगता यार. ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है इसका. हाँ, कंटेंट में स्ट्रगल कर रहे हो वो और बात आ जाती है. ओके, चलो एनालिसिस करते हैं टॉपिक्स का वन बाय वन. ठीक है, टॉपिक्स का एनालिसिस करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक में क्या क्या आप स्ट्रक्चर डाल सकते थे, आप क्या क्या एनेक्डोट्स यूज कर सकते थे, उसकी बात करेंगे. ठीक है, क्विक रखेंगे. चलो, अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया, देख लेना, काम आएगा, अगले साल के लिए काम आएगा, अगले से अगले साल के लिए काम आएगा. या अगर आपने अभी एसे का पेपर दे ही दिया है, तो आपको इस साल भी एसे के पेपर में आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कहां पे आपने इंटरप्रिटेशन सही किया है, गलत किया है, एक्सेट्रा. ट्रूथ नोज नो कलर. सच का कोई रंग, रूप, मजहब, कास्ट, जात पात नहीं है. यूनिवर्सलिज्म ऑफ ट्रूथ. कोरोना वायरस आया, क्या कोरोना वायरस इंडियंस के लिए डिफरेंट था और अमेरिकन के लिए डिफरेंट था? क्या कोरोना वायरस हिंदूज के लिए डिफरेंट था और मुस्लिम्स के लिए डिफरेंट था? अंडरस्टैंड वन थिंग, कोई जो लॉज होते हैं या जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो सबके लिए सेम होता है. सो यूनिवर्सलिज्म ऑफ ट्रूथ दैट इज बियॉन्ड कास्ट. अब अगर सन ईस्ट में राइज करता है, तो चाहे वो जापान में हो, या चाहे वो स्वीडन में हो, या चाहे वो कनाडा में हो, सन ईस्ट में ही राइज करेगा. हर किसी का सनराइज टाइम वेरी कर सकता है. मतलब अगर जापान में सनराइज 4 बजे सुबह हो रहा है हाइपोथेटिकली, तो हो सकता है कि स्वीडन में दोपहर को 12 बजे हो हाइपोथेटिकली. बट थिंग इज के सनराइज ईस्ट से ही होगा. दैट इज समथिंग विच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट? दैट इज समथिंग विच इज यूनिवर्सल ट्रूथ. डॉग्स आर लॉयल.
Dogs are loyal animals. Dogs are man best friends. This is again a universal truth, and I'm speaking about dogs on a day when the Supreme Court order has come. चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, but this is a universal truth, which means कि जब universalism of truth की बात कर रहे हैं, तो you can connect this ideology with various themes: justice, equality, objectivity in governance, ethics. Now, equal protection of laws, equality before law, human rights. These are certain things which are universally truth. Now, respecting the privacy and the dignity of human individuals. Would you not do that? Would you do that only in India? Would you not do that in Myanmar? Would you not do that in South Korea? Would you not do that in Sudan? So therefore, respecting humans, giving dignity, giving respect, that is something which is a universal truth. Right? So ऐसे angle, अगर ऐसे angle में देखें, social justice की theme हो, harmony की theme हो, constitutional morality की बात करें, ये कुछ ऐसे angles और dimensions हैं जो कि कुछ, not all, but कुछ dimensions हैं जो कि आप explore कर सकते हैं इस topic के pertinent. Supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. कितना ज्यादा पॉपुलर कोट है सांजू का. इनफैक्ट जब हम इंडिया चाइना के रिलेशंस को स्टडी करते हैं तो चाइना का देखो क्या रहा है, चाइना ने कोई मेजर वॉर्स नहीं लड़ी हैं. अब इंडिया ने तो बहुत सारी बैटल्स लड़ी हैं पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ. चाइना ने कोई मेजर वॉर्स नहीं लड़ी हैं. तो चाइना का हमेशा से वो रहा है कि भाई हम बिना लड़ाई लड़े अपने दुश्मन को दबाव डाल सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं. अब ये कोटेशन का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन चलो इसको थोड़ा हम रिलेट करें, इसको रिलेट करें कि और कौन से एग्जांपल्स हैं. चलो अब मान लो कि हमने नॉन काइनेटिक एक्शंस का इस्तेमाल किया. ऑपरेशन सिंदूर तो बाद में आया, लेकिन नॉन काइनेटिक एक्शंस का इस्तेमाल किया. जब पहलगाम में हमला हुआ था, हमने इंडस बॉर्डर ट्रीटी को एब्रोगेट कर दिया, हमने डिप्लोमैट्स को भेज दिया, हमने वीजास रिवोक कर दिए. अब हमने तब तो लड़ाई नहीं करी थी ना, तब तो हमने ये इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करें, अब रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका ने लगा दिए, प्रेशराइज करना. लड़ाई लड़े बिना. कोल्ड वॉर में क्या था? कोल्ड वॉर में डायरेक्ट लड़ाई तो नहीं हुई अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, लेकिन अगेन एक कोल्ड वॉर वाला माहौल था. प्रिंसिपल ऑफ डेटरेंस को लेके दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. दोनों के बीच में डायरेक्ट काइनेटिक वॉर नहीं हुआ था. राइट? सो देयरफॉर विजडम लाइज कि आप अपने एनिमी के साथ, अपने अग्रेसर के साथ डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वो कॉस्ट ऑफ द वॉर को बचाने के लिए आप कोई और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, which can be diplomacy, which can be pressurizing, which can be coercion, which can be persuasion, जिसके चलते आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सके. नॉट नेसेसरली कि वॉर की ही बात हो रही है. आप महात्मा गांधी की बात कर लो. महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस एज अ वेपन यूज किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जिसका हमने डेमोन्स्ट्रेशन चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहां पे सबने हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो यहां पे हमने देखा गांधी जी ने नॉन वायलेंस को एज अ वेपन यूज किया था. सो गांधी जी के लिए द आर्ट ऑफ वॉर एंड टू सबड्यू द ब्रिटिश इंडिया विदाउट फाइटिंग वाज द वेपन ऑफ द लीथल वेपन ऑफ नॉन वायलेंस. और साइबर वॉरफेयर की बात करते हैं आज के टाइम पे. नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है. कन्वेंशनल वॉरफेयर में आप जमीन पे जाते हैं, बैटल ग्राउंड पे जाते हैं, आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक दूसरे के साथ लड़ती हैं. लेकिन साइबर वॉरफेयर में आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप किसी कंट्री में बैठे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, आपको एकदम से फोन आता है कि बॉस आपने सो एंड सो बंदे का अकाउंट हैक करना है, सो एंड सो बंदे के सर्विस पे आपने एक रैंसमवेयर प्लांट करना है. कहीं से भी बैठ के कर सकते हो. अगेन यू आर अटैकिंग एन एडवर्सरी विदाउट रियली अटैकिंग द एडवर्सरी फिजिकली. So there are so many examples. Then thought finds a world and creates one also. Thought finds a world and creates one also. कहते ना वो, अगर आपने सीक्रेट की किताब पढ़ी है, द सीक्रेट, रोंडा बार्न की किताब है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ी थी जब किसी टाइम पे. बाद में लगा कि यार ठीक है, सीक्रेट की बातें थोड़ा काल्पनिक हैं, पढ़ने में अच्छी लगती हैं, लेकिन चलो उसमें एक पर्टिकुलर लाइन है, थॉट्स बिकम थिंग्स. योर थॉट्स बिकम थिंग्स. कि आप मैनिफेस्ट करते हो, जो आप सोचते हो वो आप मैनिफेस्ट करते हो. तो थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड बट दे कैन एंड अप क्रिएटिंग वन वर्ल्ड ऑल्सो. सो विच मीन्स कि आपकी जो इमेजिनेशन है और जो थॉट प्रोसेस है वो पैसिव नहीं है, वो वेरी एक्टिव है. दैट इज वेरी एक्टिव. वो रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं. आप ट्राई टू लिंक दिस विद फिलोसफी, विद साइंस, विद इनोवेशन. साइंटिफिक रेवोल्यूशंस हो रही हैं, एआई आ रहा है, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है, चंद्रयान 3 हो, मंगलयान हो, हमारे वेरियस स्पेस मिशंस हो, नेशन बिल्डिंग थ्रू आइडियाज की बात आती है, नेहरूज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच की हम बात करें. सो थॉट फाइंडिंग अ वर्ल्ड एंड ऑल्सो क्रिएटिंग विद द पोटेंशियल, विद द वेपन ऑफ वन थॉट.
बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बेटर एक्सपीरियंसेस। सो मीन्स कि आपके तजुर्बे जो हैं, आपके तजुर्बे बनते हैं आपकी गलतियों से, कठिनाइयों से, प्रॉब्लम से। एडवर्सिटी इज द बेस्ट टीचर। प्रॉब्लम्स आना आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सीखते हैं, समझते हैं, रिजिलियंट होते हैं, ग्रो करते हैं थ्रू हार्डशिप। भारत का कॉलोनियल पास्ट, पैंडेमिक लर्निंग्स की बात हो, इकोनॉमिक क्राइसिस भारत में जो आए हो, 1991 में क्राइसिस आया था, एथिकल डिलेमास की बात करें, इससे हम सीखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पैंडेमिक आया तो केवल इंडिया में नहीं बट पूरी दुनिया में ये बात एक्सपोज हुई कि हेल्थ इकोसिस्टम और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना फ्रेजाइल है, जो कि कभी भी क्रम्बल कर सकता है, क्रैश कर सकता है, जैसे पैंडेमिक के दौरान किया। एंड देयरफॉर आने वाले समय में अगर कोई पैंडेमिक आता है तो कैसे बचा जा सकता है, तो उसके लिए हम सक्षम हैं, इक्विप्ड हैं, बिकॉज हमारी लर्निंग्स रही हैं पैंडेमिक में कि अगर फिर से कोई ऐसी महामारी आती है, पैंडेमिक आता है, तो कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं उससे, कैसे हम और रिजिलियंट हो सकते हैं। बट उसके लिए हमको वो पैंडेमिक का बिटर एक्सपीरियंस सहना पड़ा था, जिसके चलते हमको अच्छे लेसन्स मिले थे। मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। ये एलन वॉट्स की सेइंग है, कहावत है। पेशेंस, नॉन इंटरफेरेंस, सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप में झांकना, अपने गिरेबान में झांकना। बाहर क्या हो रहा है कोई बात नहीं, अगर बाहर कोई किसी का मर्डर कर रहा है, बाहर कोई किसी स्ट्रे डॉग को मार रहा है, बाहर कोई किसी बच्चे को मार रहा है, डजंट मीन कि आप भी वो एक्शन क्रिएट करना शुरू कर दें। सोशल मीडिया वॉरियर्स की बात आती है। आज के टाइम पे हर कोई, उसको नहीं पता होगा कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, उसको ये नहीं पता होगा कि लेफ्ट राइट क्या होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसको कमेंट करना है किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे, जस्ट ताकि उसकी पर्टिकुलर कमेंट पे 15-16 हजार लाइक्स आ जाएं और उसके पर्टिकुलर कमेंट को वैलिडेशन मिले। आज के टाइम पे लोग वैलिडेशन सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं, और ये जो सोशल मीडिया वॉरियर्स होते हैं, ये गंदे पानी में जानबूझ के आते हैं ताकि इनको वैलिडेशन मिले। वो ये नहीं देखते कि इसमें वो भी गंदे हो रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, राइट। अब लेट्स से हम बात करें लाइक यूक्रेन वॉर की, यूक्रेन रशिया के बीच में लड़ाई है। अब उसके चलते वेस्ट का एक नैरेटिव रहा है, इंडिया के ऊपर प्रेशराइज किया है कि भाई आप रशिया के अगेंस्ट स्टैंड लो, हमने अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है। हम क्यों पड़े मडी वाटर्स में, यानी कि हम क्यों पड़े अमेरिका और रशिया के आपसी झगड़े में, आपसी इनसिक्योरिटी में, आपसी चैलेंज में, आपसी कंपटीशन में, हम क्यों पड़े उसमें। तो चाहे एनवायरमेंटल बैलेंस की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, डिप्लोमेसी की बात हो, मीडिएशन या माइंडफुलनेस की बात आती है, तो हम डिफरेंट एनेक्डोट्स जनरेट कर सकते हैं। घबराइए मत, मैं एनेक्डोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। गिव मी 5 मिनट्स। द इयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। यानी कि ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम आपको तजुर्बा होता है। विजडम आपको 1 या 2 दिन में नहीं मिलती है। मेरे को पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ता हूँ। मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट रहा था, मैंने 4 बार ऐसे लिखे थे, मेरा स्कोर भी रहा था ऐसे में, अच्छा खासा स्कोर आया था, 140+ मार्क्स आए थे, 4 बार ऐसे मार्क्स आए थे। तजुर्बा है, वो तजुर्बा और बढ़ा जब मैं टीचिंग लाइन में आया, पढ़ना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। अब वो 1-2 दिन में नहीं हुआ ना। अगर मान लो कि आपके ऐसे में 140 मार्क्स आए थे, क्या वो इस करके आगे थे क्योंकि उस दिन आपने ऐसे लिखा और आपके मार्क्स आ गए? उसके पीछे तैयारी लगी थी, और उसके पीछे तैयारी केवल यूपीएससी की नहीं लगी थी, उसके पीछे तैयारी आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो आपके बचपन से बनता आ रहा है। व्हिच मींस कि आपका एक माइंडसेट बचपन से इवॉल्व हुआ है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने एक्सपीरियंस गेन करा है, एंड उस एक्सपीरियंस के चलते, देखो एक्सपीरियंस हर कोई गेन करता है, हर कोई गेन करता है। ये वाइज और फूल कहना वो बात की बात है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बोलता है। वो एक्सपीरियंस किसी का कम हो सकता है, किसी का रिलेटिवली ज्यादा हो सकता है, और उसके आधार पे हम किसी इंसान को वाइज कहते हैं या लेस वाइज कहते हैं। फूल कोई भी नहीं होता, आप गलतियां करते हैं वो और बात है, लेकिन फूल कोई भी नहीं होता। कोई वाइज होता है, कोई लेस वाइज होता है। तो जो विजडम अक्यूमुलेट होती है वो धीरे धीरे होती है, स्लोली होती है। तो देयरफॉर अगर आपने पॉलिसी एवोल्यूशन की बात करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, डेमोक्रेसी की बात आती है, जुडिशरी के चैलेंजेस की बात आती है, पर्सनल एथिक्स हो गया, इंटरजेनरेशनल लर्निंग हो गया, इन थीम्स के ऊपर आप एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स जनरेट कर सकते हैं। इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनेशन। भाई जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। गाना है ना, बहुत एक प्यारा गाना है किशोरदा का। तो जिंदगी एक सफर है, एक डेस्टिनेशन नहीं है। यानी कि जो जर्नी है ना, जर्नी अपने आप में मंजिल है। जो जिंदगी का जो सफर है वो अपने आप में मंजिल है। ये नहीं है कि हम किसी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। सो देयरफॉर यहां पे बात आती है कि आप प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे हैं। देखो हम एक बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी बन चुके हैं। मैंने आज अगर अपना इंस्टाग्राम पे कोई ऐड चलाई, मुझे चाहिए कि मेरे को 1 महीने के अंदर अंदर मेरे पास इतना रेवेन्यू आ जाना चाहिए, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे बहुत महंगी ऐड चला रहा हूँ।
मेरे को है कि आज मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी है, बॉस मैंने 6 महीने देने हैं, 6 महीने में मेरा पेपर क्लियर हो जाना चाहिए। चाहता तो हर कोई है कि उसके पहले अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो जाए, हर किसी का नहीं होता है। यानी कि आप प्रोसेस को एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि यार यूपीएससी की तैयारी करना है, अरे यार मेरे को शक्ति दूबी जी के नोट्स दे दो, ऑल इंडिया रैंक 1 था ना उनका, मेरे को उनके नोट्स दे दो, उनके नोट्स पढ़ के मैं ऑल इंडिया रैंक 1 क्या, ऑल इंडिया रैंक 1 से भी ऊपर लेके आ जाऊंगा। चलो ऑल इंडिया रैंक 0 आए, 1 आए, वट एवर इट इज, मतलब एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। लेकिन आप प्रोसेस को, you're not really following the process. You don't believe in following the process, that okay, I have to read Lakshmikant, I have to read Spectrum, I have to read Current Affairs, I have to read this magazine, that magazine, I have to give this many tests, I have to take this mock test, answer writing, etc. It's a process. So therefore life is a process. Life is a process. You can't say that at this age मेरा outcome life का ये रहा है. Life is a process. रेजिलियंस, एक्सेप्टेंस, अप्स एंड डाउन आएंगे, एजुकेशन में हो, यूपीएससी प्रिपरेशन में हो, विकास डिबेट्स की बात करते हैं, डेवलपमेंट डिबेट्स की बात होती है, सस्टेनेबल वर्सेस एक्सप्लॉइटेटिव ग्रोथ की बात होती है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। सो लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। देन कंटेंटमेंट, ये लास्ट टॉपिक है। कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। ये एक सोक्रेटिक थॉट है, एक सोक्रेटिक थॉट है, फिलोसॉफिकल थॉट है। ट्रू वेल्थ इज इंटरनल सेटिस्फैक्शन। मतलब आज मान लीजिए कि आज मैं सुबह उठा हूं और आज मैं सुबह उठ के अपना जिम गया हूं और मैंने उसके बाद आके अपना ब्रेकफास्ट किया है और अपने ऑफिस में टाइम पे आ चुका हूं, अपने टास्क मैंने टाइमली कंप्लीट करे हैं, मेरी दिनचर्या बिल्कुल अच्छी जा रही है, ठीक जा रही है, रूटीन मेरा अच्छा बना हुआ है और इससे मैं संतुष्ट हूँ। वेरी दैट मीन्स आई एम वेरी गुड, आई मीन दैट मीन्स कि आई एम वेरी वेल्दी एज कम्पेयर्ड somebody who is not really, यार मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, आप सुबह कितने बजे उठो, रात को कितने बजे सो, मुझे तो भैया पैसे चाहिए, मुझे तो ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, which is never ending. So luxury जो आज आपके लिए लग्जरियस है वो कल नहीं होगा। आपको लगेगा कि यार मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो किसी और के पास है। मतलब मान लो कि आज आपके पास मर्सिडीज है, आपको लगता है कि आज आपके पास वो लग्जरी है, कल आपके पास आपको लगेगा पोर्शे होना चाहिए, कल आपको लगेगा आपके पास जी वैगन होना चाहिए, तो आप फिर से पूर हो जाएंगे अपने माइंड में, यार मेरे पास वो नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूं, अगर मुझसे कोई पूछे कि सर आपकी ड्रीम कार कौन सी है, मैं बोलूंगा मेरे को ड्रीम कार नहीं है, मेरे पास जो गाड़ी है उससे मैं बहुत खुश हूं। हाँ मेरे पास पैसे होंगे, मेरा मन होगा तो मैं कोई और गाड़ी ले लूंगा। लेकिन अगेन अगर मैं ये बोलूं कि मेरा वो गाड़ी लेने का बहुत मन है, मीन्स कि मैं अभी गरीब हूं, अभी मैं नहीं ले पा रहा हूं। बात समझ रहे हो? मेरे पास आज 10 लाख की गाड़ी है, लेकिन मैं कहता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, मेरे पास आज 10 लाख की गाड़ी है और मैं चाहूंगा मेरे पास 50 लाख की गाड़ी हो, तो मीन्स कि आज तो मैं नहीं ले पा रहा ना 50 लाख की गाड़ी, विच मीन्स कि मेरा ख्वाब लग्जरी का है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब होंगे तब मैं लूंगा, विच मीन्स कि मैं कितना पुअर हूं। क्योंकि मेरे पास जो 10 लाख की गाड़ी है मैं उसमें खुश नहीं हूं। बिकॉज देखा जाए तो कोई भी गाड़ी ले लो, गाड़ी में बैठेंगे तो 4 लोग ही, 7 सीटर हो, 8 सीटर हो, जितना मर्जी सीटर हो, बैठेंगे तो 4 लोग ही, कंफर्टेबली तो 4 लोग ही बैठेंगे, तो गाड़ी होती है। उस गाड़ी ने आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, काम खत्म। वो उबर पे जाओ, कैब पे जाओ, ओला पे जाओ, किसी मर्जी पे जाओ। तो ट्रू वेल्थ इंटरनल सेटिस्फैक्शन पे है, एक्सटर्नल वैलिडेशन पे नहीं है। तो कंज्यूमरिज्म, क्लाइमेट चेंज, गांधीयन इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल लिविंग, हमारे भारत की फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, वसुदेव कुटुंबकम, ये सब बातें जो हैं ये भी तो इसी की टुवर्ड्स पॉइंट करती हैं। ठीक है, तो आपके साथ मैंने यहाँ पे 8 टॉपिक्स का एनालिसिस किया है, इसका मतलब क्या है, कैसे इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब ओवरऑल कंपैरिजन अगर 2024 और 2025 के एसए पेपर का देखें, 2024 का एसए का पेपर मॉडरेटली डिफिकल्ट था एंड उसमें हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिसी, इस टॉपिक्स में से इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से जो टॉपिक्स थे वो ज्यादा आ रहे थे, और जिनकी जीएस नॉलेज है, डिसेंट जीएस नॉलेज है 2024 के पेपर में, दे कुड अटेम्प्ट द टॉपिक्स। ऑल्दो जीएस सेंट्रिक एसेज नहीं लिखने होते हैं, ये एक बात मैं बहुत एम्फसाइज करता हूं, दैट यू डोंट हैव टू राइट जीएस स्पेसिफिक एसेज। मतलब आपके एसेज में ये नहीं दिखना चाहिए कि आपने जीएस की तरह आंसर लिखा है। योर एसे शुड नॉट बी रिटन इन अ वे कि जीएस का आंसर लिख के आए हो, लेकिन जीएस नॉलेज अप्लाई कर सकते हो। जनरल स्टडीज की नॉलेज अप्लाई करना एक चीज है, जनरल स्टडीज टाइप आंसर लिखना एक और चीज होती है। लेकिन अभी का जो पेपर है, थोड़ा इस बार का पेपर देखो डुएबल है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा पिछले साल के पेपर से इन टर्म्स ऑफ कंटेंट जनरेशन। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स है, राइट? सो यहां पे वो बच्चा सक्सेसफुल होगा जो कि रट्टाफिकेशन नहीं करता, वो बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल होगा, उस बच्चे का ज्यादा अच्छा कंटेंट होगा जो कि क्रिटिकली सोचता है, उसके पास क्रिएटिव एप्लीकेशन है, क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड है, फिलोसॉफिकल ग्राउंडिंग है। बट अगेन डजंट मीन कि आपने फिलोसफी ही टेपी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने फिलोसफी ही लिख के आनी है। सो यू डोंट हैव टू cut, copy, paste everything philosophical and abstract topics. You can easily apply
different anecdotes and examples depending upon whatever you have studied in general studies, and you can generate good content for all these topics. तो मैं आपको जैसे बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को वन लाइन में एसेंस ऑफ द टॉपिक्स की बात करनी हो तो ट्रूथ नोज नो कलर, इसका एसेंस क्या है? ट्रूथ इज यूनिवर्सल, इम्पार्शियल एंड बियॉन्ड आइडेंटिटी। आर्ट ऑफ वॉर वाला जो टॉपिक है, वन लाइन में बताना, इसका एसेंस क्या है? हाईएस्ट विक्ट्री इज पीस थ्रू स्ट्रैटेजी नॉट थ्रू वायलेंस। थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन, यानी कि आइडियाज नॉट ओनली डिस्कवर रियलिटी बट दे ऑल्सो एंड अप रीशेपिंग इट अगेन एंड अगेन। बेस्ट लेसन्स एंड बिटर एक्सपीरियंसेस, इसको वन लाइन में सम अप करना हो कि भैया हार्डशिप और फेलियर आपके सबसे बड़े टीचर्स होते हैं। मडी वाटर वाला जो टॉपिक है उसमें से अगर वन लाइन में, पेशेंस एंड रिस्ट्रेंट दे आर बेटर, दे रिजॉल्व थिंग्स बेटर दैन इंटरफेयरिंग। ईयर्स टीच मच एज कंपेयर टू डेज, ये वाला जो टॉपिक है, यानी कि टाइम आपको पर्सपेक्टिव देता है। इमीडिएट नॉलेज जो आपने गेन करी है वो आपको एकदम से इतना ज्यादा पर्सपेक्टिव नहीं देगी, जो आपको पर्सपेक्टिव तजुर्बा देता है, विच इज ओवर नॉट डेज नॉट मंथ्स बट ओवर ईयर्स। लाइफ एज अ जर्नी, fulfillment lies in the process, not in the final goods. Contentment versus luxury, simplicity is a true wealth. Being internally satisfied with whatever you have, that is true wealth. Consumerism is poverty. Consumerism is not bad. It is not bad. It is not bad at all if you have wishes. अगर आपकी विशेष हैं, आपकी इच्छाएं हैं, वो बुरी बात नहीं है। आए हैं जिंदगी में तो कुछ तो विशेष होंगी, लेकिन वो पावर्टी है। ज्यादा कंज्यूमरिज्म इज ऑल्सो लाइक पावर्टी, क्योंकि आप जो आज आपके पास चीज है उससे हैप्पी नहीं है, और जो आपके पास चीज नहीं है उसके बारे ही सोची जा रहे हैं। मतलब मान लो कि मैंने किसी महीने में बहुत ज्यादा मेहनत करी, ओवर टाइम करा और मुझे कुछ पैसे मिले और उसका मैंने आईफोन ले लिया। आई एम सो हैप्पी ऑन दैट डे जब मैंने आईफोन लिया, लेकिन नेक्स्ट डे यार मेरा आईफोन तो छोटे वाला है, वो प्रो मैक्स वाला फोन आता है ना, वो ज्यादा बढ़िया है। अब अगले दिन से मैं उस बात को सोचना शुरू कर दूंगा कि मैंने अगला फोन जो लेना है वो प्रो मैक्स लेना है, जो कि इस वाले फोन से भी 50-60 हजार महंगा है। तो यानी कि जो मैंने फोन लिया है उसको एंजॉय नहीं कर रहा हूं, उस एसेंस को एंजॉय नहीं कर रहा हूं, मैं जो चीज मेरे पास अभी नहीं है उसके बारे ज्यादा सोच रहा हूं। सिंपल सी बात। अब एनेक्डोट बैंक बना लेते हैं टॉपिक वाइज, ये भी कर लेते हैं। डिटेल्ड जो डिस्कशन है टॉपिक वाइज का वो हम यूट्यूब पे लेके आते रहेंगे, लेकिन ये एक एनालिसिस वीडियो है। ट्रुथ नोज नो कलर, सच का कोई रंग रूप मजहब जात पात नहीं है भैया। अब यहाँ पे कई सारे कुछ एनेक्डोट्स हैं, जैसे कि साइंस की हम बात करें, मैं एक एक एनेक्डोट हर किसी का डिस्कस करूंगा, बाकी ऑफ कोर्स इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। ये एक एनेक्डोट्स हैं जो कि मतलब मैंने तैयार करे हैं। एनेक्डोट बैंक है, यानी कि कौन से एनेक्डोट्स आप यूज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस के डायमेंशन की बात करें तो कैथरीन जॉनसन एक नासा के मैथमेटिशियन थे, 1960s की बात हो रही है। ये एक अफ्रो अमेरिकन थे, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थे, जिनकी कैलकुलेशंस के चलते जॉन ग्लेन ने अपनी स्पेस फ्लाइट के जो डिजाइन थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट करे, डिस्पाइट द फैक्ट कि 1960s में सेग्रीगेशन लॉस थे बिटवीन द ब्लैक एंड द व्हाइट अमेरिकन। या गांधी इन साउथ अफ्रीका की बात कर लो, उनको ट्रेन से फेंका गया, बाहर निकाला गया, बिकॉज उनके पास तो टिकट थी लेकिन उनका स्किन का कलर व्हाइट नहीं था। सॉरी। लेकिन उस हादसे के कारण, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के कारण क्या हुआ, गांधी जी ने उस इंसिडेंट को एज अ कैटलिस्ट यूज किया और उन्होंने नॉन वायलेंस और अहिंसा के रास्ते पे, सत्याग्रह के रास्ते पे ना कि केवल इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को डिजाइन किया, बट उससे पहले साउथ अफ्रीकन की भी मदद करी, जो कि साउथ अफ्रीकन जो कि ब्लैक अफ्रीकन who were suffering under the white rule in South Africa. Then subdue the enemy without fighting. चाणक्य की डिप्लोमेसी, साम दाम दंड भेद। चाणक्य की डिप्लोमेसी में चंद्रगुप्त मौर्य अलायंसेस बनाए, नंदा एम्पायर को वीक बनाया विदाउट एनी बैटल। सॉल्ट मार्च ऑफ गांधी जी ने कॉलोनियल पावर के अथॉरिटी को और हुकूमत को ब्रेक किया कि नहीं भैया, आपने सॉल्ट पे टैक्स लगाया है, वो तो एक ऐसी कॉमन कमोडिटी है जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसको सॉल्ट चाहिए, आप कैसे उस पर टैक्स लगा सकते हैं। और उन्होंने ये गुरूर था अंग्रेजों का, उसको तोड़ा बाय डिफाइंग एंड बाय लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं था, ऑलराइट। देन अगेन अगर बात करें, थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था ऑन लाइट स्पीड which reshaped physics and also led to the GPS, the global positioning system, the nuclear energy and also to the modern technology. यानी कि वो एक थॉट था which not only found shape in different theories of Einstein, but that thought is still very relevant today. एक single thought created so many realities and so many applications based upon that reality.
देन फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को अपोज किया। आइडिया क्या था? आइडिया था कि भी औरतों की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करो यार। जस्ट बिकॉज एक औरत का पति अब नहीं रहा, वो मर गया है, तो उसको अपना बाल मुंडन करके क्यों अपने आप को आग लगानी है? अब आज देख लो, आज क्या कोई सती प्रथा फॉलो करता है? ये थॉट था, और ये थॉट के चलते कानून बना अबॉलिशन ऑफ सती। काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म और काफी बॉयकॉट राजा राम मोहन रॉय ने भी सहा। सो ये थॉट ने, ये राजा राम मोहन रॉय की थॉट ने, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, उनकी थॉट ने रीशेप करा ट्रेडिशन को। उनका थॉट था कि ऐसा क्यों होना चाहिए, व्हाई शुड इट बी दैट एक औरत को अपने आप को आग लगाना है, सेल्फ इमुलेट करना है अगर उनका पति मर चुका है। अब इस थॉट ने, इस प्रोटेस्टिंग थॉट ने रीशेप करा ट्रेडिशन को। देन बेस्ट लेसन्स एंड बिटर एक्सपीरियंसेस। नाउ फॉर एग्जांपल हम पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करें 1947 में, कितनी सफरिंग हुई, बट दैट सफरिंग आल्सो टॉट इंडिया the value of secularism, unity and tolerism and federalism. A bitter world, a bitter wound that shaped the ethos of Indian Constitution. Treaty of Versailles की बात करें, बहुत unfair terms थे after the World War I, जिसके कारण World War II भी हुआ आगे जाके. That taught the world the importance of having peace treaties and peace settlements, but which are very fair. Bitter failure of the Treaty of Versailles created the lesson for United Nations and modern diplomacy. Then muddy water is best cleared by leaving it alone. Now, for example, एक ताओइस्ट कॉन्सेप्ट है वू वी का, यानी कि नॉन एक्शन का, यानी कि नेचर रिजॉल्व करती है इम्बैलेंसेस बेटर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, जैसे एक फार्मिंग कंसेप्ट भी है, डूइंग नथिंग फार्मिंग कंसेप्ट है कि भाई आप कुछ ना करो। अगर आप फार्मिंग करते हो, आप कोई केमिकल्स, कोई पेस्टिसाइड्स, कोई फर्टिलाइजर्स, इन सबको मत अप्लाई करो। आई मीन यू जस्ट लीव इट टू नेचर, कि नेचर अपने आप अपने लैंड का ख्याल रखेगा। बारिश हो रही है, हाँ आपने सॉइल को फर्टाइल करना है, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, वो करो, डेफिनेटली करो। कुछ भी केमिकल स्प्रे मत करो, लीव इट टू द नेचर विल रिस्टोर थिंग्स, द नेचर वुड डू थिंग्स बाय इटसेल्फ एंड दैट वुड रिस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द सॉइल। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप वहां पे ज्यादा पेड़ पौधे नहीं काट रहे हो, वहां पे ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो, वहां पे ज्यादा अर्बन एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो। डोंट इंटरफेयर विद द नेचर, द नेचर विल हील इटसेल्फ। अब देखो, आपको चोट लगती है, राइट, आपकी चोट लगती है, अब आप इमीडिएटली क्या करते हो? इमीडिएटली कुछ बैंडेज लगाते हो, उसको हील करने की कोशिश करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, अब कोई जानवर है, जानवर जंगल में, उसके चोट लग गई, उसकी भी तो चोट लगती है। अब वो जानवर के पास तो, अब हमारे आसपास कोई डॉग है, उसके चोट लगती है, उसको हम ले जाते हैं, वेट के पास ले जाते हैं। मान लो कि वो कहीं जंगल में कोई है, जानवर है, उसको चोट लग जाती है, वो क्या करता है? थोड़ा लिम्प करता है, दर्द होती है, लेकिन टाइम के साथ ठीक हो जाता है। अब अगर आप डॉग्स को भी देखें तो डॉग्स क्या करते हैं? उनको कोई दर्द होगा, कहीं चोट लगेगी, वो अपनी टंग के साथ उसको लिक करेंगे। उनकी लिकिंग में बहुत पावर होती है, जिसके करके उनकी जो चोट है वो जल्दी भर भी जाती है। तो मतलब चलो, मैं वो डॉग वाले इंसिडेंट पे चल गया, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप जैसे है वैसे छोड़ दो, अपने आप ठीक होंगी। एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991, इंडिया वेटेड अंटिल क्राइसिस मैच्योर्ड बिफोर एक्टिंग, नॉट हेस्टी बट डिसाइसिव एक्शन व्हेन नीडेड। क्राइसिस हो रहा था, इंडिया ने, देखो मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, लेट श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता। 1991 में क्राइसिस हुआ, लेकिन वो क्राइसिस जो हुआ दैट वाज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि हम 1947 से फॉलो कर रहे थे। इंडिया को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस 1991 में मिला, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस 1947 में मिला। यानी कि 1947 से लेकर 1991 के बीच में जो पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे थे, सरकारी राज, इंस्पेक्टर राज, not really allowing the private sector to develop and take shape, all of that was happening. Now it is not that 1991 में वन फाइन डे को इंसिडेंट हुआ जिसके कारण ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ। ये ऑलरेडी बिल्डअप हो रहा था, लेकिन जब तक वो बिल्डअप हो रहा था हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जब टाइम आया, जब उचित टाइम आया, तब हमको करना पड़ा, हमको एक्शन लेना पड़ा, डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ा। ऑलराइट, सिमिलरली हम अपने अगर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की बात करें, देखो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी हमने क्या बनाई थी कि भैया हम कोई ब्लॉक्स ज्वाइन नहीं करेंगे, ना तो यूएसए का ब्लॉक, ना तो यूएसएसआर का ब्लॉक। अब इसके चलते यूएसएसआर दुखी हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अमेरिका को बहुत गुस्सा था, और इसी करके हमने देखा 1962 की लड़ाई में विद चाइना, 1965 की लड़ाई में विद पाकिस्तान, या 1971 की लड़ाई में जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, इन सभी लड़ाइयों में अमेरिका ने कोल्ड शोल्डर दिया था टुवर्ड्स इंडिया। और अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को लगता था कि ये जो नॉन अलाइनमेंट है ये एक एक्सटेंशन ही है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ यूएसएसआर कैंप। हाउएवर नुकसान हुआ हमको भी,
लेकिन हम पेशेंटली वेट करते रहे कि यार हमको किसी कैंप में नहीं आना, जो चीजें हो रही है होने दो, लेट देम हैपन, राइट। हम कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, जब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बनाई तब अमेरिका या यूएसएसआर ने ये तो नहीं कहा कि वाह नेहरू वाह, लेकिन इवेंचुअली जब देखा कि हाँ यार वाकई में ये किसी कैंप के चमचागिरी नहीं कर रहे हैं, दे नॉट रियली बैंड वैगनिंग आफ्टर एनी वन कैंप, सो देयरफॉर whether it was America, whether it was USSR, whether it was Europe, they all, quoted India. The years teach much which the days never know. चंद्रयान 3 का सक्सेस, फेलियर हुआ ना चंद्रयान 2 का 2019 में, वो फेलियर हुआ, लेकिन 4 साल के बाद 2023 में हमने चंद्रयान 3 में सक्सेस देखा। तो लेसन्स हमने लिए 4 साल में, क्या क्या हम सीख पाए 2019 से लेकर 2023 के बीच में 4 साल का जो गैप था, हमने बहुत चीजें सीखी, अपने फेलियर से सीखे। And ISRO every single day after the failure, it was consistently striving to launch this mission in a very successful manner. Nobody likes to launch a mission कि वो fail हो जाए. Everybody would want कि वो mission launch करे, वो successful हो. But they waited very patiently, and they also had a very bitter experience in 2019. And also, it was the experiences which they had which took years, not days. ऐसा नहीं था कि 2019 में अगर चंद्रयान 2 फेल हुआ तो 2 दिन के बाद फिर से वो चंद्रयान 3 लेके जा गए, ऐसा नहीं था। लगा टाइम, 4 साल का टाइम लगा, उन्होंने टाइम लिया, लर्निंग्स ली, एक्सपीरियंस गेन किया, नॉलेज और इनसाइट गेन किया कि कहां पे हम गलत हो गए। ऑलराइट, देन इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनेशन। नाउ एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। अब वो जब पैदा हुए थे तो एकदम से तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन गए थे, बहुत गरीब और बहुत सामान्य परिवार से आए थे। न्यूज़पेपर डिलीवर करा करते थे। From delivering newspapers to becoming the missile man to the president, his journey evolved, his journey of life evolved. But what can we learn from his journey of life? That he kept on learning. He kept on learning things, and he was very humble in his learnings as well. All right. So, what we can view, what we can understand, of course, APJ Abdul Kalam is not there with us, but what we can understand from APJ Abdul Kalam's life is that it is very inspiring. It is very inspiring by the way he evolved his life in a very process-driven manner. That he didn't say that I want to become the famous scientist, I want to become the missile man. It was the media, it was the public which gave him this title, the missile man. He never say, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि मेरे को मिसाइल मैन बोलना शुरू कर दो, या मुझे अब आज मैंने कोई इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बना दिए तो आज मुझे प्रेसिडेंट बना दो, ऐसा नहीं था। He kept on learning with humility. He was focused on the process, not on the outcome. So his humble beginnings to reaching to where he led to was also a very big lesson for us, that how his life was demonstrated in front of us as a beautiful journey. He was not saying that, okay, now I've become the missile man, now I've done my work and now I will not do anything. No, he kept on working for the society, for the people. He ended up also becoming the president. He never wanted to become. He never said that, okay, make me the president. He was asked to be the president. He was, of course, the favorite of the leaders of that time, and that's why everybody wanted him to be president, and unanimously he was elected so. All right. Similarly, Paris Climate Agreement की बात करें, global climate action is an ongoing journey. 1992 से हम सुनते आ रहे हैं ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन बना है, लेकिन क्या क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन और वो ऑर्गेनाइजेशन बनने से क्या आज हम एक टेबल पे आ पाए हैं कि जहां पे हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में समझौता कर सके? क्योतो प्रोटोकॉल आया, कोपेनहेगन COP कोपेनहेगन में हुआ, पेरिस समिट हुआ, अब कितने सारे कॉप पीछे 2021 से लेके अब तक जो मीटिंग्स हो रही हैं, ग्लासगो से लेके बाकू तक, ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, मिटिगेशन की बात हो, अडेप्टेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की बात हो, ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। कोई फाइनल डेस्टिनेशन तो नहीं आ गया। पेरिस एग्रीमेंट को बने को 2015 की बात, आज 2025 है, लेकिन क्या हो गया? कुछ फाइनल अंडरस्टैंडिंग पे हम आ पाए? नहीं आ पाए हैं। सो देयरफॉर ये कंटिन्यूस कलेक्टिव एफर्ट्स हैं कंट्रीज के, चाहे वो आइलैंड कंट्रीज हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम एक कंक्रीट आउटकम पे आ सकते हैं जहां पे हम डेवलप्ड कंट्रीज को अकाउंटेबल ठहरा सकें कि वो हमारे साथ वो बर्डन शेयर करें फाइनेंस का। बिकॉज अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड्स जाना है और हमने मिटिगेशन टारगेट्स को मीट करना है, सो देयरफॉर जो गरीब कंट्रीज हैं या जो आइलैंड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग देश हैं जैसे इंडिया है, उनके पास इतनी लग्जरी नहीं कि वो इतना पैसा खर्च कर सके, तो उसके लिए उनको डेवलप्ड देशों पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। एंड लास्ट में कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। अब देखो सीधी सी बात है, अगर आपने वो किस्सा सुना होगा डायोजीन्स का, द डायोजीन्स द सिनिक,
एक बहुत फेमस किस्सा है जहां पे अलेक्जेंडर उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि अरे मैं अलेक्जेंडर हूं, तुमको पता नहीं मैं कौन हूं। और वो क्या कहते हैं, अरे यार भाई प्लीज साइड हटना, तुम मेरी धूप को ब्लॉक कर रहे हो, यू आर स्टैंडिंग इन बिटवीन मी एंड द सनलाइट। सो फॉर हिम, फॉर डायोजेन्स, व्हाट वाज कंटेंटमेंट? दैट ही वांटेड टू बास्क इन द सनलाइट, ही जस्ट वांटेड टू सिट इन द सनलाइट। ही नेवर बॉदर्ड कि उसके सामने अलेक्जेंडर खड़ा है कि कौन खड़ा है। So what mattered more to him was sunlight. Not what mattered more to him was that a great ruler, a great emperor is coming and standing in front of him. Even if Alexander would have offered his empire to him, the whole of his empire to him, he would have said, no, I just want my sunlight, that's it, I don't want your empire. Mahatma Gandhi, earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. ये thought, ये quotation हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। यानी कि contentment is wealth, satisfaction, inner satisfaction is wealth. लग्जरी तो एंडलेस है, दैट इज एन एंडलेस पॉवर्टी ऑफ डिजायर। भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स प्रायोरिटाइज करता है वेलबींग एंड कंटेंटमेंट ओवर जीडीपी को। यानी कि हर एक देश जीडीपी बढ़ाने की बात सोच रहा है, हर एक देश चाहता है कि हमारी जीडीपी ज्यादा हो, हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, हम ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी हम लेके आए। लेकिन भूटान चाह रहा है कि भाई हम अपने लोगों को खुश देखना चाहते हैं, वी वांट एवरीबडी इन आवर कंट्री टू बी वेरी हैप्पी। सो देयरफॉर कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ। इफ यू आर कंटेंट, that is coming very naturally to you. Nobody is forcing you to become content. It is something which is coming very naturally. But you have to allow that contentment to come. If I tell you that यार तू satisfied है जो तेरे पास है, मत रो, ये मत कर, नहीं हो पाएगा। वो अंदर से आता है। That is why natural wealth है। लग्जरी एक superficial poverty है, समझो इस बात को। आज आपके पास कोई luxurious commodity है तो लग्जरी never ending है। लग्जरी never ending है। You would always want more and more, right? और ये wanting more and more also tells you the mindset. See, wanting more and more is also not a bad thing, but not enjoying what you have, not enjoying what you have is also not good. So you want to make an Instagram following of 1 million people. Today, let's say you have a following of 100 people, 150 people. You do something, you create such content which will make people join to you. But if you're sitting at 100 following or 150 following, you should be happy. Okay, fine. I mean, I have achieved this much, that I have 100, 150 following. No worries. I mean, I still have a long way to go, but I will work hard for it. No worries. I will be very happy when I have a 1 million following. I'm still very happy when I am a 100 following. All right? बाकी दोस्तों, हमारा बैच 2 ऐसे का बहुत मजेदार है, जरूर ज्वाइन करें। 18 अगस्त से ये बैच शुरू हो चुका है, जहां पे हम ये कोटेशंस, एनेक्डोट्स बहुत ज्यादा विस्तार से डिस्कस करते हैं। और बहुत सारी ऐसी कोटेशंस हैं, एनेक्डोट्स हैं जो कि ऑलरेडी मैंने बच्चों के साथ डिस्कस करी हैं। इनफैक्ट अभी एक बच्चे का मैसेज भी आया था कि सर जो आपने एफएलटी में टॉपिक्स दिए थे उसमें से एक टॉपिक हूबहू इस एसे के टॉपिक में आया है, जो कि यूपीएससी ने कंडक्ट किया है। अब देखो, ऐसा है कि वो कोट्स का मतलब एक जैसा ही होता है, मिलते जुलते टॉपिक्स आप पढ़ लेते हो, उसके ऊपर आप ऐसे लिख लेते हो। लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग, ऐसे राइटिंग बहुत जरूरी है। वन थिंग विच यूपीएससी हैज exposed in the last 4-5 years is that you can't just go to the essay paper and think कि आप पहली बार ऐसे वहां पे जाके लिखेंगे आपका हो जाएगा। You have to do some practice, not some practice but a lot of practice before you end up writing your essay paper. Back in the day 2015-2016 में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड essay के टॉपिक्स आते थे, बहुत ईजी टॉपिक्स आते थे, इतने मुश्किल नहीं होते थे। लेकिन अभी टॉपिक्स डुएबल आते हैं, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू कल्टिवेट द स्किल ऑफ essay writing and that is what we work upon. चलिए मिलेंगे बहुत जल्द। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।